हेलो गाइस, तो आज की वीडियो का टाइटल जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम क्लास 10th के बाद क्लास 11th की कैसे स्टार्टिंग करें। मैं ये वीडियो साइंस स्ट्रीम में पर्टिकुलरली सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए रख रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि अगर आप अभी 10th के बाद आपने बोर्ड्स अभी दिए हैं जिसका रिज़ल्ट ऑफ कोर्स मई में आएगा, तो अभी कुछ बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि हम रिज़ल्ट के बाद जुलाई में अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी अप्रैल में कर लिया होगा, विच इज़ वेरी गुड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब मई में ही अपना सेशन शुरू कर लेंगे। तो ये 3 तरह के बच्चे होते हैं। इनमें सबसे एडवांस वही होते हैं जो अप्रैल से स्टार्टिंग रखते हैं। तो मैं आपको अभी कुछ बेनिफिट्स बताने वाला हूँ कि अगर आप अभी अपना सेशन चालू कर लें, अभी से ही 11th की तैयारी करने लग जाए, क्योंकि अभी इस स्टेज तक आके तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो उसकी तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अगर अब आप सोच रहे हैं कि कब स्टार्ट करनी है 11th, तो मैं बताता हूँ अभी आप अप्रैल में ही 11th स्टार्ट कर दो। पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि 11th स्टार्ट करने से पहले ना, अगर आपको लगता है कि 9th क्लास की साइंस में आपको कोई टॉपिक नहीं आता, जैसे 9th क्लास की साइंस में फोर्स का टॉपिक है, अगर आपको फिजिक्स में फोर्स नहीं आता तो एक बार गो थ्रू कर लो, गूगल पे PDF निकालो, एक बार बस ऐसे गो थ्रू कर लो, बस 10 मिनट का वो गो थ्रू करोगे तो आपको 11th में काफ़ी हेल्प होगी उससे। तो आपको 11th स्टार्ट करने से पहले ऐसी बायो के लिए भी है, अगर आपको बायो में कोई टॉपिक, जैसे हमारी ह्यूमन फिजियो होती है 11th में, तो उसमें काफ़ी टॉपिक्स 9th के होते हैं और 10th के होते हैं, जैसे कि लाइफ प्रोसेस वगैरह, वो इन दोनों क्लासेस से होते हैं। तो आपको अभी वो 11th शुरू करने से पहले अगर आप एक बार उनको 9th के और 10th के टॉपिक्स को गो थ्रू कर लोगे दोबारा, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। 11th में पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन हद से ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना उसमें। और उसको करने के बाद ही ना बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस, इस बार मैं 11th फोड़ूंगा। पर बाद में ऐसे ऐसे चैप्टर्स आते हैं, जब तक काइनेमेटिक्स चलता है सब सही चलता है, फिर वर्क, पावर एंड एनर्जी आता है, न्यूटन्स लॉ तक भी सब सही है। उसके बाद रोटेशनल मोशन, फिर थोड़ी सी कहानी ख़राब होने शुरू हो जाती है। रोटेशनल मोशन ऐसा इतना टफ चैप्टर नहीं है, पर कंसेप्चुअल चैप्टर प्लस लर्निंग वर्क दोनों है। उसमें फॉर्मूले काफ़ी हैं, प्लस कंसेप्चुअल क्या वन फॉर्मूलाज को लगाने कैसे। मुझे एक चीज़ फिजिक्स और मैथ्स में अलग लगती है कि मैथ्स में अगर हमें फॉर्मूलाज पता है तो उनकी एप्लीकेशन में इतना दिमाग खर्च नहीं होगा जितना कि फिजिक्स में हमें फॉर्मूला रटे भी हुए हैं ना, पर हमें नहीं पता कि इसका यूज़ कैसे करना है, या कब लगाना है, या माइनस करना है, प्लस करना है, इस फॉर्मूले को मेन से क्या करना है, हमें कोई आइडिया नहीं हो पाएगा। तो फिजिक्स और मैथ्स में ये मेन अंतर रहता है। बायो के लिए बहुत बच्चे समझते हैं कि बायो तो रटने की चीज़ है। अगर हम बायो 100% माने तो उसमें 60% लर्निंग है और 40% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स मान लो। पर उन 40% के बिना वो 60% बिल्कुल वेस्ट है। अब उस 60% में एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, उस 60% में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के मीनिंग आ जाते हैं जो कि रटने पड़ेंगे। अगर हम उस 40% को देखें, जैसे कि मैं आपको 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताता हूँ, एक टर्म है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन, इजैक्यूलेशन। काफ़ी भारी टर्म्स हैं, सुनने में भारी लग रही हैं, पर अगर हम इनका सबका मीनिंग देख लेंगे, मेल की बॉडी से स्पर्म का बाहर निकालना तो वो इजैक्यूलेशन हो गया। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें अगर स्पर्म की एंट्री हो गई तो वो इंसेमिनेशन है। तो ऐसी अगर हम जो ये डेफिनेशंस होती हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनको अगर हम उस 40% के दिमाग से समझ लेंगे ना, तो हमारा जो ये 60% का मेजर काम है वो वहीं आसान हो जाना। बिलीव मी, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अब मैं आता हूँ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में शुरुआत में अगर आप फिजिकल से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी जाएगी, मोल कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, आसान है बिल्कुल। अगर आप केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पे आएंगे तो चैप्टर 3 है पीरियोडिसिटी। उसमें आपको लगभग अभी तक आपने 20 तक एलिमेंट्स याद करे होंगे कैल्शियम तक। मैं अभी बता रहा हूँ 30 तक याद कर लो पूरा, 30 तक, भले निमोनिक से भी नहीं, 30 तक पूरा याद कर लो, जिंक तक। उसके बाद जो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, 4 तरह के ब्लॉक्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जिनसे वो मिलकर बनती है। अगर हम उनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो पीरियोडिक चैप्टर पूरा ही कुछ नहीं है। दो चीज़ों पे बेस्ड है, एक प्रॉपर्टीज, एक टेबल। अगर हमने टेबल याद कर ली तो प्रॉपर्टीज की मैक्सिमम चीज़ें समझने के बाद अपने आप खत्म हो जाएंगी, अपने आप याद हो जाएंगी। उसके बाद ऑर्गेनिक में 11th में ऐसा इतना नहीं है, बेस बना रही है 12th के लिए, तो 12th की ऑर्गेनिक
इज मच हार्ड देन 11th में समझने का है। तो अब आते हैं मैथ्स पर। मैथ्स में चैप्टर 1 ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेट्स चैप्टर एकदम डिफरेंट, हमें एक अलग टॉपिक में ले जाएगा जो कि समझना आसान है। चैप्टर 1 पे बेस्ड चैप्टर 2 है। ट्रिग्नोमेट्री आता है चैप्टर 3, जो कि बच्चों को हार्ड लगता है क्योंकि उनकी 10th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं रही थी। तो अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 10th की ट्रिगो एक बार बहुत अच्छी तरीके से इसके सारे फॉर्मूलाज, एप्लीकेशन सब देख लो कि 11th में तुम्हें दिक्कत ना हो। बाकी 11th की मैथ्स में अगर तुम साथ साथ चलोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जो बच्चे जेई नीट करते हैं, कोचिंग करते हैं, उनकी अप्रैल से भी बैच शुरू होते हैं, मई से भी होते हैं, जून से भी होते हैं, जुलाई से भी होते हैं। मैं बात करूँ तो 101, 102, 103, 104, मैं 101 में था क्योंकि मेरा पहला बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मेरा सिलेबस सबसे जल्दी हो गया था। मैं स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पा रहा था क्योंकि मेरा सिलेबस ऑलरेडी डन। तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी कोचिंग में करवा लो अगर तुम्हें जेई और नीट की तैयारी करनी है। एक और चीज़, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 11th के बजाय 12th में या कोचिंग कर लेंगे पीडब्ल्यू या किसी भी और जेई या नीट की, या फिर 12th के बाद ड्रॉप ले लेंगे 1 साल का, फिर कोचिंग कर लेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा मैथ है जिसके ऊपर मैं एक और वीडियो अलग से बना सकता हूँ। इसमें इतना कुछ है बोलने के लिए, पर मैं यही बताऊंगा कि ड्रॉप लेना ना, मैं ड्रॉप को लास्ट टू लास्ट ऑप्शन में रखता हूँ कि ड्रॉप लेना बहुत ख़राब है। ड्रॉप लेने से आप अपना खुद का 1 साल तो वेस्ट कर ही रहे हैं, आप अपने ऊपर वो अननेसेसरी का प्रेशर डाल रहे हैं जो कि आप अगर 11th और 12th में कोचिंग करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सभी बच्चे 11th और 12th की तो पढ़ाई करेंगे ही ना। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करके उसमें 12th की तैयारी कर ली और उसके बाद जेई और नीट की कोचिंग के साथ अपना 11th और 12th ख़त्म कर ली, तो इससे अच्छी बात क्या है। ड्रॉप में 4 लोग आपसे 4 चीज़ें पूछेंगे, आपको सबका आंसर, प्रेशर, घर वाले बोलेंगे 1 साल वेस्ट हो रहा है, बहुत चीज़ें। तो ड्रॉप लेना एक लास्ट ऑप्शन समझो अपना। और इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। और अगर कोई भी टॉपिक मेरे से रह रहा हो या आपको जानना हो तो आप कमेंट कर देना, आपको तभी रिप्लाई आ जाएगा या फिर एक और शॉर्ट वीडियोस पे अपलोड हो जाएगी। थैंक यू। सब्सक्राइब स्कोर हिट।